जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में, जहां पर हम आपको तैयार कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी और बाकी सरकारी नौकरियों के लिए। और 2025 का बच्चों ये जो साल है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल इतनी नौकरियां हैं। अगर आप इस साल बढ़िया से एक डिसिप्लिन से तैयारी कर लेंगे तो ये सभी की सभी नौकरी आपकी होगी। फिलहाल आज का हमारा टॉपिक है भारत में नदियों का वर्गीकरण और भारत की प्रमुख नदियां। बच्चों, भारत की प्रमुख नदियां, ठीक है, कि भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। आज सभी नदियों के बारे में चर्चा करेंगे और बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे, और इस एक पीडीएफ में आपको ये बताएंगे कि भारत की कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं और किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। उससे पहले सभी छात्र चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं बच्चों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। और बच्चों, यदि आपको इंडियन आर्मी की ऑफलाइन तैयारी करनी है तो सनराइज करियर एकेडमी, जो कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट की फौज फैक्ट्री है, जहां पर हर साल सैकड़ों छात्र इंडियन आर्मी की अलग अलग बटालियन में सेलेक्ट होते हैं। पूरा संपूर्ण एक साल का कोर्स कराया जाता है, और सबसे अच्छी बात बच्चों, निशुल्क फिजिकल कराया जाता है। पूरे भारत में सनराइज करियर एकेडमी एक ऐसी डिफेंस एकेडमी है जहां पर इंडियन आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एसएससी-जीडी हो, पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, इन सब का जो फिजिकल है और मेडिकल की जांच है ये निशुल्क कराई जाती है। संपूर्ण एक साल का निशुल्क फिजिकल आपको कराया जाता है कैप्टन एस कुमार सर के द्वारा, जो खुद भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं। यदि आपको इस निशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग का लाभ उठाना है तो आप यहां पर हमारे सेंटर में आएं, जहां पर आपको रोजाना सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक एक कमांडो जैसी ट्रेनिंग कैप्टन एस कुमार सर द्वारा कराई जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की नदियां, क्योंकि एग्जाम में नदियां ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए, आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, आपके एग्जाम में भारत की नदियों का एक प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको बता दें बच्चों, हमारे भारत में बहुत सारी नदियां हैं। कुछ नदियां ऐसी हैं जो उत्तर से बहती हैं, कुछ नदियां ऐसी हैं जो दक्षिण भारत में बहती हैं, कुछ नदियां ऐसी हैं जो मध्य भारत में बहती हैं, कुछ नदियां ऐसी हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं, कुछ नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, कुछ नदियां ऐसी हैं जो बारहमासी हैं और कुछ नदियां ऐसी हैं जो मौसमी हैं। ठीक है, तो इन सब नदियों के बारे में आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों, इस मैप को एक बार नज़र मारते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा है, ये जो भारत का मैप है, इसमें पूरी नदियां दर्शाई गई हैं। तो हम अपने भारत को 3 भाग में बांट देते हैं। वैसे भारत को मुख्यतः, ध्यान देना बच्चों, भारत को मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं, और ये जो 2 भाग में हमने इसको बांटा है, तो इस पॉइंट से ऊपर हो गया भैया, ध्यान देना, इस पॉइंट से जैसे ये भारत को हमने 2 भागों में बांटा, तो इस पॉइंट से ऊपर हमारी कौन सी नदियां हैं? उत्तर भारत की नदियां, और नीचे क्या है? दक्षिण भारत की नदियां। यानी उत्तर भारत की नदियों को हम कह सकते हैं हिमालयी नदियां, और दक्षिण के भारत की नदियों को हम बोल सकते हैं कि भैया प्रायद्वीप की नदियां। अब यहां पर एक चीज सोचने वाली बात है कि ये हमारे पूरे भारत का आकार है, और इस भारत में पूरा नदियों का जंजाल है। और क्योंकि हमारे भारत से हिमालय पर्वत श्रृंखला भी जुड़ती है, और हिमालय पर्वत श्रृंखला में जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ की वजह से वहाँ पर ग्लेशियर बने हुए हैं, और ग्लेशियर का मतलब हिमनद, और हिमनद जब पिघलेगा तो पानी बनेगा, और पानी जब कंटिन्यू 24 घंटे बनेगा, तब वहाँ पर क्या होगा? तब वहाँ पर होगा भैया आपका नदियों का निर्माण। यानी हमारे भारत में आप बोल सकते हो कि जो उत्तर भारत की नदियां हैं वो हिमालयी नदियां हैं, और जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय नदियां हैं। उत्तर भारत की अधिकतर नदियों का जो निर्माण है वह पहाड़ों से, पर्वतों से, ग्लेशियर से, हिमनद से, झीलों से हुआ है, और दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनका निर्माण स्वतः स्रोत से हुआ है, पहाड़ों के स्रोत से हुआ है। ठीक है, ओके। अब देखिए, आप अगर इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा भारत है, हमारे भारत को एक नाम दिया जाता है प्रायद्वीप भारत। और प्रायद्वीप भारत हमारे भारत को नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप देखिए, हमारे भारत का 3 तरफ से जो हिस्सा है, एक इधर और ये इधर और ये इधर, 3 तरफ से हिस्सा जलराशि से घिरा हुआ है। एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो ये जो 3 तरफ से हमारा भारत घिरा हुआ है, यही कारण है कि हमारे भारत को प्रायद्वीप भारत बोला जाता है। तो यही कारण है कि हमारी कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं,
और कुछ नदियां हमारा अरब सागर में जल गिराती हैं। तो हमें ये भी पढ़ना है कि हमारी जो नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हमारी पश्चिम बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कौन कौन सी नदियां जो है वो हमारा अरब सागर में गिरती हैं। और क्योंकि नदियां जो 12 मासी होती हैं और जो जंगल झाड़ क्षेत्र तराई क्षेत्र से निकलती हैं, वह अपने साथ अवसाद भी इकट्ठा लेकर आती हैं, नतीजा वह डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो हमें यह भी देखना है कि कौन कौन सी नदियां हमारा डेल्टा का निर्माण करती है और कौन कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए अब विस्तार से पढ़ते हैं अपनी नदियों को। तो सबसे पहले हम अपनी नदियों को वर्गीकृत करते हैं। अभी मैंने बताया कि देखिए हमारे भारत में कुछ उत्तर में बहने वाली नदियां हैं और कुछ दक्षिण से बहने वाली नदियां हैं। तो उत्तर की नदियां ज़्यादातर हिमालय की हैं, तो हमने उनको नाम दे दिया हिमालय की नदी। और या फिर जो दक्षिण की नदी हैं वो ज़्यादातर पठार से आई हैं, तो उसको हमने प्रायद्वीपीय पठारीय नदी बोल दिया। तो जब भी हम अपने नदियों का वर्गीकरण की बात करेंगे बच्चों, तो हमने अपनी नदियों को प्रमुखतः 2 आधार पर बांटा है। एक हिमालयी नदियाँ, ये नदियाँ हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियाँ। और प्रायद्वीप भारत नदियाँ, ये नदियां प्रायद्वीप पठार, जो दक्षिण भारत का हिस्सा है, जो पठारी हिस्सा है त्रिकोणीय आकार का, वहां से ये नदियां निकलती हैं। तो इसको हमने नाम दे दिया कि ये नदियां जो भारत के प्रायद्वीप पठार से निकलती हैं, आमतौर पर छोटी होती हैं और हिमालय नदियों की तुलना में कम पानी लेकर आती हैं। ठीक है, जैसे हमारा गोदावरी है, कृष्णा है, नर्मदा है, तापी है, ये सब नदियां कौन सी है? दक्षिण भारत की नदियां, यानी प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, तो यहां पर इसमें हम क्या सीखे? इसमें हमने सीखा कि हमारी पूरी भारत की नदियां मुख्यतः दो तरह से हमने इनको बांटा है। कैसे? एक तो हिमालय नदी। अब हिमालय नदी जब भी नाम सुनोगे तो ध्यान देना, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला से या कोई झील से निकल रही हैं, और क्योंकि हिमालय की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तो ये जो नदियां हैं बच्चों, ये ग्लेशियर से यानी हिमनद से, हिमानी से निकल रही हैं। और जो नदी हिमानी से निकलेगी, जो नदी हिमालय से निकलेगी, हिमानी से निकलेगी बच्चों, उनका जल स्तर ज़्यादा रहेगा, उनमें पानी ज़्यादा रहेगा और वह ज़्यादातर 12 मासी भी रहेंगी। लेकिन प्रायद्वीप भारत से, पठार से जो नदियां निकल रही हैं, वो कोई हिमालय से नहीं निकल रही हैं, नतीजा उनका पानी कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर हिमालय नदी की तुलना हम करें तो दक्षिण का जो पठार है उसकी नदियों का जलस्तर हमेशा कम ही रहता है। ठीक है, और ज़्यादातर नदियां जो है सूख भी जाती हैं, मौसमी नदी भी कह सकते हो। लेकिन कुछ ऐसी नदियां हैं जिनका पानी 12 मासी बहता है, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, तुंगभद्रा है, तापी है, पेरियार है, पेन्नार है ना। तो चलिए, तो यहां पर हमने क्या सीखा? 2 प्रकार से हम अपनी नदियों को बांटते हैं, हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदी। ये मैप समय समय पे पढ़ेंगे अभी। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत की प्रमुख नदियां प्रवाह की दिशा की ओर। ठीक है, हमारी जितनी भी नदियां हैं भारत में, या तो वो किसी की सहायक नदियां हैं, और या तो अगर वह लंबी नदी है तो हमारी नदी 2 तरफ बहती हैं, पूर्व की ओर बहने वाली नदी और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। पूर्व की ओर बहने वाली नदी ये अपना जल गिराएगी बंगाल की खाड़ी में, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी ये अपना जल गिराएगी अरब सागर में। ठीक है, और ध्यान देना बच्चों, जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा रही है, ज़्यादातर नदियां डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, जैसे पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हमारी कौन सी हैं? ठीक है, जो नदियां पूर्व में बहती हैं और अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है। ठीक है, और ये सभी के सभी नदियां डेल्टा का निर्माण भी करती हैं, यानी अपने साथ में ये अच्छा खासा कचरा और अवसाद बहा के लेके जाती हैं, है ना। ओके, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी? जरा देखिए, ये नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। उदाहरण में नर्मदा, तापी, माही और साबरमती शामिल है इसमें। ठीक है, आए समझ में? फिर से देखिए जरा, अरब सागर में बहने वाली नदियां कौन कौन सी? जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, माही है और साबरमती है। लेकिन ये नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, साफ साफ एग्जाम में आया हुआ है कि नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, ये नदियां किस ओर बहती हैं? तो आपका उत्तर होगा पश्चिम की ओर। और ये किसका निर्माण नहीं करती? ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। काफ़ी बार एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती नदी, ये नदियां अपना जल
कहाँ गिराती हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा अरब सागर। और अगर एग्जाम में पूछ ले कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी ये अपना जल कहाँ गिराती हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। तो आपको इस हिसाब से भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नदी हमारी किस सागर में गिर रही है। जैसे इस मैप को ध्यान से देखेंगे, इस मैप का दक्षिणी भाग हम ध्यान से देखेंगे, दक्षिणी भाग अगर हम ध्यान से देखें तो देखो इस तरफ हमारा बंगाल की खाड़ी है पूर्व की ओर, और पश्चिम की ओर है हमारा जो है अरब सागर, और ये दोनों बड़े बड़े महान सागर हैं। तो जरा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर गंगा नदी, हुगली नदी और सुवर्णरेखा नदी, ठीक है, ब्राह्मणी नदी, महानदी, ठीक है, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, पैलर नदी, ठीक है, और पन्नियार नदी, और यहाँ पर आपका कावेरी नदी, ये सब का सब अपना जल गिरा रही है कहाँ पे, अरब सागर में। और ये जो अरब सागर बंगाल की खाड़ी में, और ये जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा रही हैं, ये सब की सब नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। एक बार आप ध्यान से इस लाइन को देखिए, एक बार ध्यान से इस लाइन को देखिए तो आप पाएंगे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मिलन होता है तो पद्मा कहलाती है, तो पद्मा नदी यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र है ना, यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र। हुगली नदी जो गंगा नदी की वितरिका है, बंगाली खाड़ी में गिर रही है। सुवर्ण रेखा, ठीक है, ब्राह्मणी नदी, फिर उसके बाद महानदी जो उड़ीसा की सबसे आप बोल सकते हो कि चर्चित नदी है। फिर गोदावरी नदी भी बंगाली खाड़ी में गिरा रही है। कृष्णा नदी ये भी जो है यहाँ पे गिरा रही है। पेन्नार नदी, ठीक है, और उसके बाद पलर नदी, उसके बाद पन्नैयर नदी, ठीक है, और उसके बाद कावेरी नदी। ये सब के सब नदी अपना जल कहाँ गिरा रही हैं भाई, ये जल अपना गिरा रही हैं कहाँ पर, ये जल गिरा रही हैं आपका बंगाल की खाड़ी में, और ये सब के सब नदी डेल्टा बनाती हैं। वहीं हम बात करें अरब सागर में, तो अरब सागर भी एक बहुत बड़ा सागर है, और यहाँ पर भी बहुत सारी नदी अपना पानी गिराती है। जैसे देखो यहाँ से साबरमती नदी, ठीक है, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, और मांडवी, गोवा की मांडवी और जुआरी नदी, कर्नाटक की शेरावती नदी, ठीक है, और भी बहुत सारी जो है छोटी छोटी नदियां हैं जो केरला की हैं, वो अपना सब जो पानी है वो अरब सागर में गिराती हैं। यानी अगर हमारी कुछ ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर भी बह रही हैं, पूर्व की ओर बह रही है, मतलब जरूर ये बीच का हिस्सा उठा हुआ है। तो बच्चों ये जो बीच का हिस्सा उठा हुआ है यही है हमारा प्रायद्वीप पठार, ठीक है, प्रायद्वीप का पठार। और देखिए अगर आप इस मैप को ऊपर भी ध्यान से देखेंगे तो ऊपर आने वाली हर एक नदी, जैसे यमुना है, गंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, ठीक है, काली नदी है, तीस्ता नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये सब का सब अपना जो जल है वो अरब सागर में ये बंगाल की खाड़ी में गिरा रही हैं। यानी कहीं ना कहीं हमारे भारत की जो ढाल है, हमारे भारत की जो ढाल है, ध्यान देना बच्चों, वो इस तरफ है, ये वाली दिशा है, हमारे भारत की ढाल ये है। यानी अगर हम बोले हमारे भारत की ढाल, तो भैया भारत की ढाल जो है, हमारे भारत की जो ढाल है वो कहाँ से कहाँ है, तो आप बोलोगे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। हमारे भारत की जो ढाल है वो इस तरफ है, तो ये दिशा कौन सी हो गई, दक्षिण पूर्व, और ये दिशा हो गई उत्तर पश्चिम। अधिकतर नदियां ऐसे ही मार्ग बना के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो ये हमारे भारत की ढाल है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए, तो ये हमने देख लिया कि भैया हमारी नदियां आगे चल के और दो तरीके से विभाजित होती हैं, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और ब्राह्मणी, सुवर्ण रेखा, ठीक है। वहीं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं लेकिन अरब सागर में गिरती हैं, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, जुआरी नदी, मांडवी नदी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रमुख नदियां बेसिन के आधार पर जो अपना एक जल तंत्र बनाती हैं, ध्यान देना बच्चों, बेसिन का मतलब होता है जल तंत्र, जो अपना अलग से ही एक जल तंत्र बनाते हैं। और भारत की नदियों में बहुत सारे नदियां तुमको ऐसे मिल जाएंगी जो अपना खुद का जल तंत्र बना रही हैं। जैसे आपको बता दें बच्चों, गंगा जल तंत्र, गंगा बेसिन यानी गंगा नदी तंत्र, जिसमें गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी नदी शामिल है, ब्रह्मपुत्र नदी भी शामिल कर सकते हैं इसमें। तो गंगा नदी का अलग से ही तंत्र है हमारे भारत में, जो पूरे यूपी को पानी देता है। गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी जैसी नदियां हैं जो बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड को और उत्तर प्रदेश को, उत्तराखंड को पानी दे रहा है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी का भी अलग
अलग से नदी तंत्र है, जिसमें इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे सुबनसिरी, जैसे आपका दिहांग, दिबांग, लोहित, ठीक है, और तीस्ता नदी। सिंधु नदी बेसिन भी इसका भी अलग तंत्र है, ठीक है, और सिंधु की सहायक नदियां हैं, जैसे झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलुज है और व्यास है ना। तो ये हमारे क्या है, नदी तंत्र हैं, ठीक है। तो जैसे आपसे अगर पूछ लिया जाए कि गंगा नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां आती हैं, तो गंगा है, यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसिक है, चंबल है ना। ब्रह्मपुत्र नदी में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां आती हैं, तो आप बताओगे सर सुबनसिरी है, मानस नदी है, ठीक है, और काजी नदी है, दिहांग नदी है, दिबांग नदी है, लोहित नदी है, ठीक है, तीस्ता नदी है। आगे अगर बात करें, आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि सिंधु नदी बेसिन जो मानसरोवर झील से निकलकर उत्तर की ओर बहती है और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है, और ये नदी भी डेल्टा बनाती है। और इसकी सहायक नदियां कैसी है, जैसे झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलुज है, और अफगानिस्तान से आ रही नदी जैसे काबुल है, कुर्रम है। तो ये सब नदियां क्या करती हैं, ये सब नदियां नदी तंत्र बनाती हैं, अपना जाल बनाती हैं एक। फिर उसके बाद देखिए प्रायद्वीप नदी बेसिन, प्रायद्वीप मतलब दक्षिण भारत का नदी बेसिन। तो दक्षिण भारत की सभी नदियों का एक अपना अलग ही तंत्र है। जैसे दक्षिण भारत की प्रायद्वीप नदियां पठारी क्षेत्र से जो निकलती है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, तापी, महानदी और कावेरी, ठीक है, ओके। तो ये चीज आपने देखा। लेकिन हमें जो सबसे ज्यादा जरूरी पढ़ना है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, वो है गंगा नदी तंत्र। और गंगा नदी तंत्र को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ये मान के चलिए कि फिर आपका अच्छा खासा नदी तंत्र तैयार हो गया। तो इसके लिए मैंने एक फोटो इंटरनेट से निकाली है, ठीक है, और जिसने भी इस फोटो को बनाया है मैं उसको बड़ा शुक्रगुजार करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उसका, जिसने भी ये फोटो बनाई है, क्योंकि इस फोटो में उसने बड़ी शालीनता से समझाने की कोशिश किया है कि गंगा नदी का तंत्र कैसा है। तो जरा इसको समझते हैं बच्चों। जब भी हम गंगा नदी पढ़ते हैं तो गंगा नदी का तंत्र पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जहां से गंगा नदी निकलती है तो एकदम से वह गंगा नहीं बन जाती है, उससे पहले वह पांच प्रकार के प्रयाग बनाती है। ध्यान देना बच्चों, 5 प्रकार के प्रयाग बनाती है, ठीक है। गंगा नदी बनने से पहले 5 प्रकार के प्रयाग बनाती है। तो उसको जरा मैं एक बार क्या बोलते हैं, हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आए, ठीक है। और इस फोटो का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर देखने वाली बात क्या है, अब जरा इसको समझिए कि ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और मैं क्यों कह रहा हूं कि गंगा नदी एकदम से गंगा नहीं बनती है। देखिए उत्तराखंड पर्वतों की गोद में है, हिमालयी क्षेत्र है, और वहां पर बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, और ग्लेशियर का मतलब है हिमानी यानी हिमाद्री, और वहां से पानी रिसता है। तो जब पानी रिसता है तो अलग अलग धाराएं बनती हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे बद्रीनाथ की, ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे बद्रीनाथ की। तो बद्रीनाथ ग्लेशियर से एक नदी बहती है जिसका नाम है अलकनंदा, और एक धौली गंगा नदी आती है। समझना ध्यान से, अभी एक अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी उत्तराखंड में इनका मिलन होता है, और जब इनका मिलन होता है तो विष्णु प्रयाग बनता है। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग बनता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि अलकनंदा और धौली गंगा के मिलन से कौन सा प्रयाग बनता है, तो आप बोलोगे विष्णु प्रयाग बनता है। और विष्णु प्रयाग में जब दोनों का मिलन हो जाता है तो यही नदी अलकनंदा बन के निकलती है, और अलकनंदा बन के जब निकलती है तो इसमें एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है क्या भैया, जिसका नाम है नंदाकिनी नदी, ठीक है। मैं चाहता हूं कि बच्चों इस चीज को अब बड़ी बारीकी समझिए, इसलिए क्योंकि ये आके एग्जाम में बहुत आने वाला है और पूछा जाता है। बद्रीनाथ से जो नदी निकलती है जिसका नाम अलकनंदा है, और जो धौली गंगा नदी आती है, तो इन दोनों का जब मिलन होता है तो एक संगम बनता है जिसको प्रयाग बोलते हैं। तो यहां पे बनता है बच्चों विष्णु प्रयाग, यानी सबसे पहला प्रयाग। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि धौली गंगा और अलकनंदा के मिलन से कौन सा प्रयाग बनता है, तो यहां पर आप बोलोगे विष्णु प्रयाग बनता है, ठीक है। फिर जब विष्णु प्रयाग में जब ये संगम बन जाता है तो यहां से जो नदी निकलती है वो नदी कहलाती है अलकनंदा नदी। और अलकनंदा नदी में फिर एक नदी मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी, और नंदाकिनी जहां मिलती है तो फिर एक प्रयाग बनता है जिसको बोलते हैं नंद प्रयाग। जिसको क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। और नंद प्रयाग से फिर जब ये नदी आगे निकलती है तो उसको अलकनंदा ही कहते हैं।
और अलकनंदा नदी से फिर जब पिंडार गंगा नदी मिलती है, पिंडार ग्लेशियर से पिंडार नदी मिलती है, ये जो पिंडार गंगा नदी आई है पिंडार ग्लेशियर मिलती है, तो यहां पे एक और प्रयाग बनता है जिसका नाम है कर्णप्रयाग। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा मिलती है। फिर आगे चल के नंद प्रयाग जब बनता है ये वाला, तो यहां पे नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है। फिर जब पिंडार गंगा अलकनंदा नदी से मिलती है तब यहां पर कर्णप्रयाग बनता है। और फिर इसके बाद ये आगे अलकनंदा ही बन के चलती है। और केदारनाथ ग्लेशियर से यहां पे नदी मिलती है मंदाकिनी, तो यहां पे एक और प्रयाग बनता है जिसका नाम है रुद्रप्रयाग। ठीक है, फिर रुद्रप्रयाग से भी ये नदी निकलती है अलकनंदा ही बनके। और गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी आती है, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी आती है और इस अलकनंदा से यहां मिलती है। और यहां पर एक और प्रयाग बनता है जिसका नाम है देवप्रयाग। और ये देवप्रयाग बनने के बाद फिर यहां से बच्चों, यहां से फिर ये गंगा नदी निकलती है। ठीक है, और भारत के इतिहास में पुराणों में देवप्रयाग को सबसे पवित्र प्रयाग माना गया है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जहां से गंगा नदी गंगा बनके निकलती है उस प्रयाग को क्या नाम दिया गया है, तो उसका उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग नाम दिया गया है। और आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि देवप्रयाग किन किन नदियों से बनता है, तो भागीरथी नदी और अलकनंदा से मिलकर बनता है। और भागीरथी नदी कहां से निकलती है, गंगोत्री से। और इसी भागीरथी और अलकनंदा के मिलन से फिर नदी जो बनती है उसको गंगा बोला जाता है। तो इनडायरेक्टली एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया करता है कि गंगा कौन से ग्लेशियर से निकलती है, तो उत्तर हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। और आपको एक चीज बता दूं बच्चों, इसी भागीरथी नदी पे बना है एक बांध जिसका नाम है टिहरी बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र में बना बांध है टिहरी बांध। ठीक है, और यहां से बनती है फिर गंगा। और गंगा यहां से बनकर फिर जाती है सीधे उत्तराखंड तुम में तो है ही, हरिद्वार से, फिर उधर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल, बंगाल के बाद यह सीधे बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहां इसका नाम बदल जाता है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना, जो आगे चल के इसी गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 प्रकार के प्रयाग। और 5 प्रकार के प्रयाग में कौन कौन सी नदी जुड़ रही है यह आपको आना चाहिए, एग्जाम में पूछता है बच्चों। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हमारी कौन कौन सी नदी का उद्गम कौन कौन से स्थल में है। ध्यान देना, हम देख लेते हैं कि हमारी कौन कौन सी नदी का उद्गम कौन कौन से स्थान में है और कहां पर वो गिरती है, कौन कौन से शहर कवर करती है और उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, टोटल लंबाई, कुल लंबाई, जैसा भी आप कहें। तो सबसे पहले हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मानसरोवर झील चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, मानसरोवर झील चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यह राज्य जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश और असम में जाती है, जोरहाट, तेजपुर, गुवाहाटी जैसे शहरों से बहकर जाती है। और कुल लंबाई 2900 किलोमीटर बनाती है। ठीक है, टोटल कुल लंबाई 2900 किलोमीटर। इसके बाद सिंधु नदी है। सिंधु नदी भी मानसरोवर झील से सोना ख्वाब हिमनद से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। और आपको बता दें, जब लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर और पंजाब को सिंचित करते हुए कुल लंबाई 2880 किलोमीटर की लंबाई बनाती है। उसके बाद गंगा की बात करें तो गंगा, देखो अभी मैंने बताया, भागीरथी और अलकनंदा के संगम में जहां देवप्रयाग है वहां बनती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्य होते हुए 2525 किलोमीटर की लंबाई बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब जो है 12 लच्छा दर्रा से निकलती है, लाहौल स्पीति से। और सिंधु नदी की सहायक नदी है ये। ठीक है, ये कहीं गिरती नहीं है, सिंधु नदी में विलीन हो जाती है। शिमला, चंडीगढ़ और दिल्ली के आसपास के इलाकों को सिंचित करते हुए ये आगे निकलती है। दिल्ली को तो हम नहीं बोलेंगे इसमें। और 1800 किलोमीटर की लंबाई कवर करती है। आगे बात करते हैं बच्चों, गोदावरी की बात करें, गोदावरी की नदी, तो गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ठीक है, और महाराष्ट्र के नासिक में यहीं पर लगाया जाता है महाकुंभ। तो नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी और बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ठीक है, 1465 किलोमीटर की लंबाई बनाती है।
सतलुज की बात करें, सतलुज मानसरोवर झील से निकलती है, राकसताल ग्लेशियर से। चिनाब नदी की सहायक नदी है, लंबाई 1440 है। यमुना नदी की बात करें तो बंदरपूछ के पश्चिम में यमुनोत्री ग्लेशियर है, यह वहां से निकलती है उत्तराखंड से, और इलाहाबाद प्रयागराज के पास यह गंगा में विलीन हो जाती है और संगम का निर्माण करती है, और दिल्ली उत्तर प्रदेश होते हुए गंगा में विलीन हो जाती है। 1375 किलोमीटर की लंबाई बनाती है। आगे कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट की से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है, ठीक है, और 1327 किलोमीटर की लंबाई कवर करती है। बच्चों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैनल चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, और एग्जाम में यहां से आपके एग्जाम में आना ही आना है। आगे बढ़ते हैं। महानदी की बात करें तो महानदी यह मध्य प्रदेश से नहीं निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहां से? छत्तीसगढ़ से, और बंगाल की खाड़ी में ये विलीन हो जाती है और पूरे ओडिशा को सिंचित करती है। 1057 किलोमीटर की लंबाई बनाती है। घाघरा नदी की बात करें बच्चों, घाघरा नदी की बात करें तो मत्सा तुंग हिमानी, घाघरा नदी की बात करें तो मत्सा तुंग हिमानी गंगा नदी में ये मिल जाती है। बहराइच, सीतापुर, गोंडा, फैजाबाद, अयोध्या को सिंचित करती है, और इसी नदी को सरयू नदी भी कहा जाता है। यूपी के अयोध्या में इसी नदी को सरयू नदी भी कहा जाता है। 1080 किलोमीटर की लंबाई बनाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चंबल नदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट जनापाव की पहाड़ी से निकलती है, यमुना नदी मिल जाती है, और इसकी लंबाई 960 किलोमीटर है। 3 राज्यों को कवर करती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और चंबल नदी डाकुओं की नदी भी कहा जाता है, और बीहड़ का निर्माण करती है बच्चों ये नदी, ठीक है। कावेरी नदी की बात करें तो यह कर्नाटक के कुर्ग जिले से ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है 805 किलोमीटर की लंबाई बनाकर। नर्मदा नदी की बात करें तो विंध्याचल के अमरकंटक स्थान से निकलती है ये, और पश्चिम की ओर बहती है, खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरती है, ठीक है। इसी के ऊपर बना हुआ सरदार सरोवर बांध और ओमकारेश्वर बांध और इंदिरा सागर बांध, और इसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। सोन नदी की बात करें, सोन नदी की, तो सोन नदी कहां भैया? अमरकंटक की पहाड़ियों में। सोन नदी कहां भैया? अमरकंटक की पहाड़ियों में। गंगा नदी में विलीन हो जाती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश झारखंड को सिंचित करते हुए 780 किलोमीटर की लंबाई बनाती है। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, गोसाईधाम चोटी के उत्तर से निकलती है और गंगा नदी में विलीन हो जाती है, लंबाई 730 किलोमीटर। झेलम नदी की बात करेंगे बच्चों, ये झेलम नदी ये बेरीनाग शेषनाग झील से निकलती है, बेरनाग शेषनाग, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी में मिल जाती है, और झेलम नदी जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की सीमा रेखा भी बनाती है, 725 किलोमीटर लंबी। रावी नदी की बात करें बच्चों तो यह कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती है, वेरी इंपॉर्टेंट, और रोहतांग दर्रे में एक सुरंग बनी हुई है जिसको अटल सुरंग भी कहा जाता है, ठीक है। और रावी नदी चिनाब नदी में मिल जाती है, हिमाचल प्रदेश को सिंचित करते हुए 720 किलोमीटर की लंबाई बनाती है। रावी नदी की बात हो गई। ताप्ती नदी की बात करते हैं तो यह भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, बैतूल जिले मध्य प्रदेश से, और खंभात की खाड़ी में मिल जाती है, और नर्मदा नदी के समांतर बहती है, 724 किलोमीटर की लंबाई बनाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए आपके, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक से एक आंकड़े के साथ मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, है ना, एकदम विस्तार के साथ में। रामगंगा नदी की बात करें जो गंगा नदी की सहायक नदी है, नैनीताल उत्तराखंड से हिमानी से निकलती है, गंगा नदी में विलीन हो जाती है, लंबाई 690 किलोमीटर। माही नदी जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और खंभात की खाड़ी गुजरात में गिर जाती है, 560 किलोमीटर की लंबाई बनाती है। घग्घर नदी जो हरियाणा से निकलती है, कालका के समीप, ठीक है, लंबाई है 494 किलोमीटर। बेतवा नदी की बात करें बच्चों तो यह मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना नदी की सहायक नदी है, लंबाई 480 किलोमीटर। व्यास नदी की बात करें, व्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है और सतलुज नदी में जाके मिल जाती है, 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लूनी नदी की बात करें तो यह अजमेर जिले के स्थित नाग पहाड़ से निकलती है, और लूनी नदी को ध्यान देना रेगिस्तान वाली नदी भी कहा जाता है, मरुस्थलीय नदी भी कहा जाता है, और कच्छ के रण में गिर जाती है ये 450 किलोमीटर की लंबाई बनाते हुए। आगे जो है गंडक नदी है, यह नेपाल से निकलती है, गंगा नदी में मिल जाती है, लंबाई 425 किलोमीटर। आगे बच्चों बढ़े तो साबरमती नदी है, ध्यान देना, इसी के किनारे साबरमती आश्रम बनाया गया था।
उदयपुर जिले के दक्षिण पश्चिमी भाग कच्छ का रण क्षेत्र से निकलती है और आपको कच्छ के रण क्षेत्र में विलीन हो जाती है। अरावली पर्वत श्रेणियों से निकलती है, 416 किलोमीटर की लंबाई बनाती है। ठीक है, अब हमारे भारत की बच्चों कुछ वो प्रमुख नदियां देख लेते हैं। हमारे भारत की वो प्रमुख नदियां देख लेते हैं लंबाई के हिसाब से। भारत के अंदर तो गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई है भारत के अंदर, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर। इसके बाद गोदावरी, जिसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, 1465 किलोमीटर की लंबाई है। यमुना नदी 1376 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र की नदी टोटल इसकी जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत के अंदर इसकी लंबाई कुछ कट जाती है। कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, इसके बाद नर्मदा नदी की बात करें जो पश्चिम की ओर बहती है, 1312 किलोमीटर। महानदी की बात करें तो 858 किलोमीटर। तो इस एक पार्ट में बच्चों हमने अपने भारत की सभी नदियों को कवर किया है और भारत की प्रमुख नदियों का एक पार्ट हम और लेके आएंगे। और बच्चों कहीं जाना मत, क्योंकि 8 बजे मैथ की क्लास भी होने वाली है। 8 बजे बच्चों मैथ की क्लास भी होने वाली है। ठीक है, तो कोई बच्चा कहीं जाएगा नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।